नमस्ते साथियों। आज की क्लास में आपका जनरल साइंस में रसायन विज्ञान स्टार्ट करा। तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होगा। विषय स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आपकी रिट एल्टो साइंस हो, पटवार हो, एसआई हो, राजस्थान पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, इन सभी कंपटीशन एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपका जीएस अर्थात जनरल साइंस जरूर आती है। और जनरल साइंस का ही एक पोर्शन रसायन विज्ञान, जिन्हें आप अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोला, वो स्टार्ट करा बिल्कुल सिंपल जीरो से बेसिक से, कि जिससे बच्चों भी हम लोग पढ़कर समझ सके और बिल्कुल कुछ नई बातों के साथ अनोखे अंदाज में। तो क्लास स्टार्ट करा। सबसे पहले क्या लेंगे? रसायन विज्ञान। तो देखो यहाँ पे कि मैंने एक शब्द लिखा है, ये रसायन विज्ञान। सबसे पहले माइंड में एक ही, जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो अपना माइंड में भी परिभाषा की बात आ जाए। परिभाषा समझा बिका। पहली बात करें कि रसायन विज्ञान ने आपा अंग्रेजी में क्या बोला है? केमिस्ट्री बोला करा। अंग्रेजी में क्या बोला है? केमिस्ट्री। देखो ये अंग्रेजी में पूरा लोचो है, लिखा तो आप केमिस्ट्री है लेकिन बोल रहा क्या है? केमिस्ट्री बोल रहा है। कोई बात को नहीं। सबसे पहले आप बात समझ लें कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान में जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ का गुण, उनकी संरचना, उसका संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करा पा। तो इन आप चाहो तो ये लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकता कि थाना कोई आप पूछ ले कि रसायन विज्ञान किन के, अभी बहुत सी बातें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि थाना आप पूछ ले कि रसायन विज्ञान खेवे किन है, तो आप सिंपल से इन दो लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा, डेफिनेशन की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे आप रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कहते हो। क्लियर होनी चाहिए बात कि सिंपल सी लैंग्वेज में है कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो ये साइंस की ब्रांच है जिसमें जो पदार्थ या जो मैटर या सब्सटेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनका कंपोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर और उनमें होने वाले चेंजेस का स्टडी की जाती है, उसको आप क्या बोला है? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री बोला। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आपको कोई चीज़ पढ़ना तो भी शब्द को मतलब समझना पड़ा है कि बहुत बार आ जाता है कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री शब्द का मतलब क्या है। तो सीधी सी बात है, जो केमिस्ट्री शब्द है वो मिस्र भाषा के, कौन सी भाषा के? मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से बना है। किससे बना है? मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से बना है। और कीमिया को मतलब हुआ है काला रंग। काला रंग बेटा दो ही होते हैं, गोरो और कालो, लेकिन पत्तों को नहीं, दुनिया ही गोरे रंग के पीछे क्यों पड़ी है। थाने एक सीधी सी बात बता दूँ, चाहे आप काला हो और गोरो, कोई फर्क नहीं पड़ा है। नौकरी लागी तो ऑटोमेटिक स्टेटस बन जाओगे और पीछे लाइन लाग जाओगी। अब किसके लगेगी बता समझ। तो सीधी सी बात है कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, इंग्लिश में तो केमिस्ट्री कौन सी शब्द? मिस्र भाषा की कीमिया शब्द से लिया गया है और कीमिया को मतलब हुआ है कालो रंग। एक छोटी सी बात याद आ गई स्टूडेंट के लिए, साहब हम तो स्टूडेंट हैं, साहब हम तो स्टूडेंट हैं, लुक से ज़्यादा बुक पे मरते हैं, लुक से ज़्यादा बुक पे मरते हैं। और बेटा बुक पे मरोगे तो ये लुक स्टेटस सब बन जाएगा आपको, अगर नौकरी लागी तो, और पर्चेजन लाग भी सी। तो सीधी सी बात है कि केमिस्ट्री मिस्र भाषा के शब्द कीमिया, जिसका अर्थ क्या होता है? काला होता है। अब क्या हुआ है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ हो, जब भी एक शब्द आवा है कि जी हाँ सिंपल से आप पूछ लिया जाए कि रसायन विज्ञान, कि रसायन विज्ञान के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री, या अपनी भाषा में बोला है कि रसायन विज्ञान को बापू किन बोला है। लो एक भी बात कर लो।
रसायन विज्ञान को पाप्पो किन बोला है? तो एक वैज्ञानिक था एंटोनी लेवासियर। क्या लिखा है? ये लिख दूँ, एंटोनी लेवासियर, एंटोनी लेवासियर। अब देखो बहुत बात है, शब्द सुने हो लेवासियर, अंग्रेजी में क्या हो ना केमिकल लोचो, बिल्कुल ये मतलब शब्द को पत्ते कौन चला बोल रहा है के लिखा के। अब इन बहुत सी जगह था लेवासियर पढ़ोगे, कहीं पर लेवासिए शब्द सुना हुआ मिलेगा आपको, तो मतलब एक ही है। तो लेवासियर या लेवासिए, तो रसायन विज्ञान के क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के पिता। फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान को बापू किन बोल रहा है? एंटोनी लेवासियर। आप बता दो देश को बापू किन बोलिया कर रहा था, समझो। तो कोई ना कोई रीजन तो होगा बिना इतना बड़ो उपाधि देवा को मतलब। तो रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवासियर को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? जानते हो तो कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से। तो लेवासियर को अब जो था, सीधी सी बात बता दूं कि लेवासियर की अब बात करें तो एक थान फोटो नज़र आ रही है सामने, फोटो आई की है एंटोनी लेवासियर या लेवासियर नामक वैज्ञानिक। पहली वाला सगड़ा वैज्ञानिक ज्ञान का लंबा लंबा तो यहाँ बाल रखता और लंबी सी यहाँ डडी रखता। देख लीजिए था कोई की फोटो डरावनी कि रात में देखा तो डर और जावे थान बंडर नो भाई। बात हमारे पर टॉपिक पर, तो एंटोनी लेवासियर कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था तत्वों के रसायन। एक विशेष बात तो ये थी कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? तत्वों के रसायन, मतलब रसायन विज्ञान पे आधारित थी। और इन्होंने एक नियम का सत्यापन किया था, एक इम्पोर्टेंट नियम था उसका उन्होंने सत्यापन, उसको प्रैक्टिकली फाउंड आउट करवाया था। उसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये दो बातें इनके लिए विशेष थी जिनके कारण इनको हमने क्या कह दिया? रसायन विज्ञान के पिता। की एंटोनी लेवासियर ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का क्या नाम था? तत्वों के रसायन। और इस पुस्तक की विशेष बात बता दूं क्या थी कि इस पुस्तक के अंदर, ये जो तत्वों के रसायन की पुस्तक थी, इस पुस्तक के अंदर दो तत्वों का उल्लेख वर्णन मिला था, एक को नाम हाइड्रोजन और दूसरा को नाम के ऑक्सीजन। विशेष बात है कि लेवासियर ने तत्व के रसायन नामक पुस्तक लिखी थी और उसमें दो तत्वों का, उस पुस्तक में दो तत्वों का विशेष उल्लेख हुआ था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जानो तो बता दूं, हाइड्रोजन जलने में सहायक होता है, जलता है, और ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है, लेकिन दोनों बुझाने में सहायक होते हैं। मतलब मिलने पर हर चीज़ बदल जाती है। तो अब बात तो होगी इतनी सी बात। अब अठा था से एक बात और याद आ गई, अगर था जानो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज किसने की? दिमाग की बत्ती जलानी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना। केमिस्ट्री बिल्कुल एकदम नए तरीके से फ्रेश तरीके से आपको मिलेगी। तत्वों के रसायन की पुस्तक लिखी थी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उल्लेख था, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? मने बताना पड़ता लगे, लिखो। देखो ये हाइड्रोजन की खोज तो की वैज्ञानिक को नाम हो हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। अंग्रेजी नाम को मामलो खराब है, याद ही को नहीं हो, 4 बार अट्टा मानना पड़े तो ज़्यादा याद हुआ है। हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। और ऑक्सीजन को सिला, या सिला नहीं सीले, सिला की जवानी याद है बार बार शब्द, और तो पूरा आपने इंडिया में रटीज को सिला की जवानी। आपको याद क्या करना? सिले। और दूसरा एक और वैज्ञानिक था, ये शब्द बड़ा ख़राब है, यहाँ मतलब जबान पर बोला तो यहाँ 3 बार जीभ में आंटा लग गया हुआ, प्रिस्टले। तो याद कर लेना कि अलग है, काफ़ी चीज़ें आपको मिलेगी कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सिले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने। अब तो बात होगी, अब था बोल से सर अब तो था विदेशी वैज्ञानिका की बात कर ली, इंडिया की बात कर लो। तो इंडिया कौन सा कम हुआ है? तो एक नाम लिखो था ना, समझ में आओ तो बता दियो। 10वीं की किताब में के बारे में बता रखे है,
अब 10वीं की बुक में है तो ये मतलब अपने लिए इम्पोर्टेंट है। नाम लिख दियो यहाँ पर है प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय, फोटो नज़र आ रही है थाना की, एक की है, लंबी लंबी दाढ़ी सी है, प्रफुल्ल चंद्र राय। जानते हो क्या कौन है तो कमेंट्स में जल्दी से, प्रफुल्ल चंद्र राय कौन है। अब सीधी बात है कि 10वीं की विज्ञान की बुक में दे रखी है तो इसको कोई ना कोई सेंस है, कोई ना कोई महत्व है कि प्रफुल्ल चंद्र राय के। अब जो सीधी बात है, और तो वो विश्व को रसायन विज्ञान के पिता, तो भारत के रसायन विज्ञान का जनक, भारत में रसायन विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? प्रफुल्ल चंद्र राय को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से पूछा भी जाता है, लिख देता हूँ। भारतीय रसायन विज्ञान के, अब जनक बोल दो, पिताजी बोल दो, बापूजी बोल दो, ताकि इच्छा हो तो बोल दो, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? प्रफुल्ल चंद्र राय। अब बेटा के काम करियो यहाँ को, कुछ तो करियो, हसी जरा भाई नो नाम दियो, अन्यथा कोई कौन देव यहाँ को नाम है, थाना माना तो कोई बोले ही को नहीं। जानते हो इनके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। प्रफुल्ल चंद्र राय, आपने कंपनी का नाम सुना होगा। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि भारत की प्रथम औषधि निर्माण कंपनी का क्या नाम है? प्रथम औषधि निर्माण कंपनी, तो नाम लिख दो यहाँ पे कि बंगाल केमिकल एंड फार्मा क्या लिखा हमने कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, एक शब्द ही अंग्रेजी का यान का हुआ है कि मामलों का, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की थी। और इस कंपनी की विशेष बात, भारत की प्रथम औषधि निर्माता कंपनी है। अब इसकी स्थापना कौन करी? प्रफुल्ल चंद्र राय। अब देखो बंगाल है तो बंगाल में सीधी बात है, कोलकाता उस समय फेमस था, तो स्थापना कहाँ बंगाल में भी, कोलकाता के अंदर भी। तो ये विशेष याद करना कि रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कौन है? प्रफुल्ल चंद्र राय है, जिसने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की थी, जो भारत की प्रथम औषधि निर्माता कंपनी है। कहाँ पर है? कहाँ पर? कोलकाता में। तो उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आ गई सी। एक 2 मिनट के लिए हम इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर फटाफट आपको एक बार वापस एक्सप्लेन हो जाएगा कि सीधी सी बात आपको समझनी है कि हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान। क्या बात कर रहे हैं? रसायन विज्ञान। तो याद क्या करना था? रसायन विज्ञान मिस्र भाषा के कौन से शब्द से बना है? कीमिया से बना है। रसायन विज्ञान मिस्र भाषा की कीमिया शब्द से बना है, जिसका रंग कैसा होता है? काला। कैसा रंग होता है? काला। बोला ना कि बेटा पढ़ लीजिए, बनो तो आलिया, हो जाओगी बाद में कालिया। तो नौकरी लागी जब तो मामलो सही है, नहीं तो मामलो अपनों बिगड़ जाओगे। तो एक ही बात थी। अब रसायन विज्ञान की अगर डेफिनेशन था न पूछ ली जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, उनके संगठन, उनकी संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विशेष बात, पदार्थों के गुण, संगठन, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर और उनमें होने वाले चेंज का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब सीधी बात है, रसायन विज्ञान के जनक को हम क्या बोलते हैं? एंटोनी लेवासियर। देखो मैंने पहले बात कह दिया कि अंग्रेजी शब्द में लोचो लोचो चल रहा है, लेवासियर, लेवासिए, चाहे तो ये भी लिख दोगे कोई गलत नहीं है, लेवासियर। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तत्वों के रसायन। तत्वों के रसायन। और इन्होंने एक नियम था, कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या लिखा है मैंने? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का इन्होंने सत्यापन किया। क्या किया था? सत्यापन किया था। पुस्तक में 2 तत्वों का उल्लेख था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। याद हो जाना चाहिए बेटा, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने और ऑक्सीजन की खोज सिला नहीं रे, सिले और पिस्टे। ये शब्द कुछ ऐसे है कि दिमाग में ऐसे बैठ गए
कि इंडिया में 2 शब्द तो चले, सिला की जवानी और मुन्नी बदनाम हुई। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सिले और प्रिस्ट ने। अब भारतीय कौन सा पीछे रहा, जरा आप याद कर लिया, प्रफुल्ल चंद्र राय, कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? सबसे पहले बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की थी। ये क्या थी? भारत की प्रथम औषधि निर्माता कंपनी है, भारत की प्रथम औषधि निर्माता कंपनी है। उम्मीद है पसंद आयो है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फ़ोटो खींच लो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप, फिर हम आगे बात करें। बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, आगे हम परमाणु पर आते हैं जो केमिस्ट्री का मेन पॉइंट है। तो एक छोटी सी बात याद आ गई कर लिया आप कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नौकरी लागी तो मंजिल मिल जाएगी, और उसके बाद के मज़े तो आपको पता है क्या है, ठाठ बार था अपना। तो बात पसंद आई हो तो क्या बोले अगर भी न कि हाँ थम्स अप लाइक कर देना, और आपने जितना भी साथी है बन है शेयर करना है। और वो एक अंग्रेजी को वर्ड हो ना कि लाल उसको क्या बोला कर, हाँ सब्सक्राइब बिन दबा दीजियो, नहीं दबायो तो अगला वीडियो को नोटिफिकेशन थाकन को नहीं आओगे। तो भी सब्सक्राइब बड़ा बता ना दबाना। एक और बात है, नहीं दबायो ना तो रात में सपना में बहुत आओगे। हाँ नीचे देखो लाइन चाल गई है, हाँ क्या बोले उल्टो आ जाए तो आप कौन सा आदमी सीधा उल्टा ही आप भी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से आगे बात करें। अब इन्हें मिटा के आप अपने अगले वाले टॉपिक की बात करते हैं कि कुछ चीज़ें होती है कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में अपना माइंड बिल्कुल मतलब खुल्लड़ो होना चाहिए। अब तो बात होगी एक की। अब देखो मेन बात करा आपा जो आपा शुरू से पढ़िया, अब बात करना नेक्स्ट टॉपिक आप ले जो केमिस्ट्री स्टार्ट करें। तो केमिस्ट्री को सबसे पहली जो टॉपिक आवा अपनों, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आवा अपनों बिना बोले परमाणु, एटम भी की बात कर लें। काफ़ी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ लिखते हैं परमाणु, अंग्रेजी में क्या बोले इन्हें एटम, क्या लिख दिया परमाणु, और अंग्रेजी में इसको क्या नाम दे दियो एटम। अब जो सीधी बात है कि जब भी परमाणु की बात करा, जब भी परमाणु की बात करा तो एक शब्द आया करा लालटन, लालटन नहीं डाल्टन। अंग्रेजी शब्द को काम ही खराब है, बोल के लिख लगे। तो परमाणु के लिए क्या रखना था लालटन नहीं क्या याद करना है डाल्टन। परमाणु शब्द या परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? डाल्टन ने। सीधी सी बात है 1808 में। सन भी याद कर लेना 1808 में की बात करें कि परमाणु या एटम शब्द किसने दिया। परमाणु शब्द की बात करें तो सीधी बात एक ही बात आनी चाहिए, लालटन नहीं बोलना बेटा, डाल्टन बोला, डाल्टन। एग्जाम में लालटन से काम नहीं चलेगा। तो परमाणु शब्द डाल्टन ने दिया, कद दियो 1808 में परमाणु सिद्धांत दियो। अब देखो था शब्द पढ़ो कि जो परमाणु है वो ग्रीक भाषा के शब्द, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के शब्द किससे? एटोमिया से बना है। किससे बना है? एटोमिया से। और एटोमिया शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अविभाज्य, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते। एटोमिया शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होता है? अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं कर सकते। अब मैं थाने एक परिभाषा पूछूं कि परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? तो थॉमस आधा बोलती कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन बेटा मैंने आज चीज़ बताओ, परमाणु ना आपा देखो इलेक्ट्रॉन भी होवे, के अंदर प्रोटॉन भी होवे, न्यूट्रॉन भी हो, आजकल बहुत सारा कण होवे के अंदर, नाभिक में भाई को उसमें, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया तो कहाँ परिभाषा हुई? जबकि आप बुक में पढ़ोगे तो आपको लगभग ये लिखा हुआ मिलेगा कि पदार्थ का सूक्ष्म कण जिसे हम विभाजित तो नहीं कर सकते। बेटा बात चीज़ डाल्टन के अकॉर्डिंग ही 1808 में जी टाइम ना तो इलेक्ट्रॉन की खोजी, ना प्रोटॉन की खोजी, ना न्यूट्रॉन की, ना नाभिक की खोजी। तो बी टाइम तो बात सही है, लेकिन बाद में जी आप खोज करी तो वह बात क्या होगी? गलत होगी। तो अठापना एक बात याद रखनी है कि परमाणु की बात करें तो डाल्टन ने, किसने?
बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। परमाणु शब्द की हम बात करें तो डाल्टन ने परमाणु के लिए क्या पॉइंट कहा था कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। लेकिन अब बात कौन बोले कि उनका मुँह से डाल्टन की बात है, अपनी बात बनी है। अगर आपने पूछे परमाणु की परिभाषा किए हुए तो हम क्या लिखेंगे, बता सकते हो? चलो ऐसा लिख देते हैं आप कि परमाणु की रियल परिभाषा अगर आपको याद करनी है तो वही याद करनी है कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट कर लेना, माइंड की बत्ती खोल लेना, लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसको मतलब क्या हो कि परमाणु ने अकेला न डर लागे रात ने अकेलो खड़े ही कौन है, मतलब परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में अकेला नहीं पाया जाता। परमाणु की रियल परिभाषा ढंग से याद करना चाहें कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उस तथा प्रकृति में कौन सी अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, उसे परमाणु कहते हैं। अब देखो परमाणु की आगे की बात आप करें, आजकल क्वेश्चन को पैटर्न चेंज होगा सिद्धू आस्ती कि परमाणु के लिए सत्य कथन है या असत्य कथन है, गलत बात है या सही बात है। तो इसके लिए पूरा ढंग से समझा हुआ होना चाहिए कि मेन बिंदु क्या है। तो आप ये डाल्टन की बात कर लें कि डाल्टन ने कौन कौन से बिंदु कहे थे। पहला कि जो डाल्टन के अकॉर्डिंग चल रही है कि परमाणु एक अविभाज्य कण, ये डाल्टन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये इसको आप चाहो तो अब क्वेश्चन अपने को याद क्या करना, हम उसकी बात कर लेते हैं। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। ये तो बात आराम से आ रहेगी कि परमाणु पदार्थ का क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। इसके अलावा जो इसी डेफिनेशन से आपके माइंड में क्लियर होने जानी चाहिए कि परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में अकेला नहीं पाया जाता। तो लिख सकते हो कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु कौन सी अवस्था में नहीं रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा देखो एक ही तत्व, जैसे हाइड्रोजन तत्व ले लिया, ऑक्सीजन तत्व ले लिया, कोई भी ले लिया, जब एक ही तत्व होंगे तो उसके सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सी बात लगेगी, एक ही तत्व के सभी परमाणु के वह समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सिंपल से लैंग्वेज है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अब एक चीज़ और पढ़ी वसीयत है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु या यौगिक का निर्माण
करते हैं। तो अब परमाणु के लिए कुछ मुख्य बिंदु है जो क्लियर होना चाहिए। घनी बार एग्जाम में सिद्ध क्वेश्चन आ जाया कर है कि निम्न में से परमाणु के लिए सत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की तो बात कर से आप आ गए। अब एक चीज़ और इतनी बात कर ली तो एक बार रखना कि परमाणु जब डाल्टन ने जब जिस समय दिया था तब तो ये बात थी कि उसके बाद और खोजने लगी। माइंड में एक बात क्लियर कर लेना कि जो परमाणु होता है वो एक उदासीन कण, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। कैसा कण होता है? उदासीन कण होता है, अर्थात परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस बिल्कुल उदासीन होता है, कोई से कोई लेन देन को नहीं हो, शांत है एकदम। तो परमाणु कैसा कण होता है बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। कैसा कण होता है आपका? उदासीन कण होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको, देखो परमाणु इंग्लिश में एटम, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द? एटोमिया से बना है, और एटोमिया का मतलब होता है अविभाज्य, जिसे काटा नहीं जा सकता। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अब तो याद होगी ना, डाल्टन लाल्टन वाली बात। तो परमाणु के बारे में किसने बताया? लाल्टन ने बताया। और गलत बोल गया, किसने बताया? डाल्टन ने बताया 1808 में। प्रश्न आ जाए परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। ठीक है, और ये इसके मुख्य बिंदु है जो उन्होंने बात की थी, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार पुटअप हो जाता है। परमाणु की डेफिनेशन में आपको याद करना कि जो किसी भी अभिक्रिया में जो तो यहाँ से शब्द समझना, जो अभिक्रिया में भाग लेता है वही परमाणु होता है। और एक विशेष बात, प्रकृति में ये कौन सी अवस्था में नहीं पाया जाता है? प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पर हम बात करें कि परमाणु कण है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि इस पे प्लस माइनस वाला कोई लफड़ा नहीं होता है। प्लस माइनस जैसे ही आप लगा दोगे तो वो धनायन या ऋणायन, किसकी बात करा पा? धनायन या ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज इतनी सी कुछ बात है, चाहो तो कोई स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। तो स्क्रीनशॉट हो गया, अब मिटा देते। फिर हम आगे नेक्स्ट परमाणु के अंदर जो आप 3 मौलिक कण पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करा, लेकिन ध्यान ध्यानों से परमाणु में आजकल 3 मौलिक कणों के अलावा भरमार लाग रखी है। 100-200 अल्फा, बीटा, गामा, मैसोन, क्या बोलते कौन कौन से होते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, काफ़ी कण होते हैं। अब देखो आगे बात करें तो परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण या 3 अपरमाणु कण या फंडामेंटल जो पार्टिकल्स आप बोलते हो वो कितने होते? नॉर्मली हम 3 मानते हैं, होते काफ़ी है, लेकिन हम इन 3 का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बात कर लेते हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, और अपने को याद कितने हम उसकी बात करते हैं। तो नंबर 1 पर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे। नंबर 1 क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, और नंबर 3, अब ये चीज़ें आप जानते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ पे न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब हम इन 3 कणों की बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल से इनके बारे में, जहाँ से अपना क्वेश्चन पुटअप होता है। हमें क्या पढ़ना है? देखो सबसे पहले अगर आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E- से। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P+ से। और न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। न्यूट्रॉन को किससे करते हैं? N से। तो इलेक्ट्रॉन, E-, प्रोटॉन, P+ और न्यूट्रॉन को N से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते। दिखावा किस्सा आज से लिखा करा कि बार बार इतना बड़ा शब्द अंग्रेजी लिखा जाए जोर आवे, जब शॉर्ट में लिख दिया E-, P+ और इको लिख दिया N। अब सबसे बड़ी बात है कि किंग का परेशानी हुई। तो देखो डाल्टन को दौड़ो सिद्धांत देर फ्री होगो, लेकिन लोगों को माननी आई को नहीं, थोड़ी और खोज करी। जब धीरे धीरे वो जे थॉमसन नाम सुनियो सी, जे थॉमसन,
ठीक है। वो आयो, वो आर को एक प्रयोग करियो जब बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। बिग के बाद में था गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। फिर रदरफोर्ड आयो, बड़ा खोज हुई प्रोटॉन की। फिर जेम्स चार्डविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, किसकी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। अब मेरा बताओ, और थॉमसन हुआ है या टॉमसन हुआ है? बड़ा कन्फ्यूजन है। मगर अंग्रेजी को लोचो है, केमिकल लोचो है, लिखा है किया, बोल रहे किया, एक ही बात है, जान आग जो कोई अलग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन करी? जे थॉमसन। अब जो विवाद यहाँ प्रोटॉन पे होता है, आधा बच्चा बोल सी कमेंट्स में लिखो जल्दी से, प्रोटॉन की खोज किसने की? कमेंट्स में आने दो, आने दे जल्दी से, कमेंट्स आने दे। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? तो कुछ तो लिख सी गोल्डस्टीन, खुद लिख सी रदरफोर्ड। अब कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। बेटा आपको सीधी सी बात समझा दूँ, मेन पॉइंट, नॉर्मली अपने जो कंपटीशन का एग्जाम होते हैं, लो लेवल के जो एग्जाम होते हैं, वहाँ पर प्रोटॉन की खोज हम गोल्डस्टीन मानते हैं। और विशेषकर अपनी जो 9th-10th की बुक है, 9th या जो 10th की बुक है, उसके अंदर गोल्डस्टीन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। लेकिन बड़ी जब हायर स्टडी के लिए जब हम बात करते हैं, नीट जैसी एग्जाम हुई थी, उनमें रदरफोर्ड को माना गया था। अब था बोल से सर मान के करना है, तो सीधी सी बात याद करनी है। पहले बता दूं कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और उसको केनाल किन ने, धनात्मक किन ने नाम दिया था। बाद में रदरफोर्ड ने उसको प्रोटॉन नाम दिया। नाम तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन खोज देखी जाए तो गोल्डस्टीन ने की थी। तो पहली बात कर लीजिए कि अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन हो तो आंसर उसको सही मानना, नहीं तो फिर रदरफोर्ड तो है ही अपना। तो यहाँ से माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटॉन की खोज की बात करें तो किसको याद करोगे? गोल्डस्टीन को। किसको याद करोगे? गोल्डस्टीन को। और गोल्डस्टीन अगर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या लिख दोगे? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। अब बात करते हैं बेटा न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन के लिए तो बात क्लियर है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। इसकी सन याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन की खोज कौन से सन में की गई थी? 1932 में की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज कौन से सन में की गई थी? 1932 में। वैसे लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में हुई थी। और प्रोटॉन के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर बुक्स में जहाँ लिखी हुई होती है वो 1919, 2 बार 1919, ठीक है, 1919। अट्ठ की तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो, समझो कि हम आवेश की बात कर लेते हैं। देखो ये तो हो गया इनका प्रतीक, सिंबल, कि यहाँ तो आपने इनका प्रतीक लिख दिया, सिंबल लिख दिया। यहाँ पर इनकी खोज डिस्कवर किसने किया वो लिख दिया। अब आप बात कर लिया आवेश की बात करा आवेश की। तो बड़ा सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश है ऋणात्मक, तो आवेश क्या होगा? ऋणात्मक होगा, माइनस का निशान आता है। यहाँ से क्लियर होनी चाहिए आवेश का मात्रक क्या हुआ है? आवेश का मात्रक कूलम हुआ है। क्या होता है? कूलम होता है। अब प्रोटॉन पे जो आवेश हो वो धनात्मक होगा, तो बस इतना अंतर है कि प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये पावनक प्लस में मत कर देना, बहुत से बार बच्चों को बोलते हैं कि प्लस में होता है, तो इसको भी प्लस, ये प्लस में होता है, इसका मान बस। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जो आवेश हुआ है वो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हुआ है। अब न्यूट्रॉन ने कोई टेंशन को नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, वो आपने जीरो। तो ये उदासीन होता है, इस पे आवेश क्या होता है? शून्य होता है। इस पे आवेश क्या होता है? शून्य होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करना जो समझने लायक है और भी अच्छा, कि सबसे इम्पोर्टेंट इनके द्रव्यमान की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, प्रोटॉन का भार कितना होता है, न्यूट्रॉन का भार कितना होता है। यहाँ पर जो हम भार की बात कर रहे हैं वो हम किस में ले रहे हैं? केजी में, किलोग्राम में। बेटा देखो केजी में और ग्राम में अंतर आ जाता है। फिर से लिख दूँ कि यहाँ जो मैं तीनों का भार लिख रहा हूँ वो किसके अंदर है? किलोग्राम में है, ग्राम में नहीं है। किलोग्राम में, किसमें नहीं? ग्राम में। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg।
9.1 आगे बहुत सी संख्या अपनी इतनी बात करनी, इतना बहुत है। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब देखो प्रोटॉन की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। 1.672 आगे भी संख्या होती है, इतना भी होता है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें, किसकी बात करें, न्यूट्रॉन की, तो इसका द्रव्यमान होगा 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब सुना, कुछ किताबों में आप यहाँ 5 लिखा हुआ देखोगे तो होता क्या है कि इसके आगे बहुत सारी संख्या है, तो राउंडिंग ऑफ का नियम लगाते तो यहाँ पर 5 हो जाता है, तो बहुत सी संख्या 5 हो, कोई अंतर नहीं है। बस इतना यहाँ से जो समझने लायक बात है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर सा होता है, लेकिन दोनों में देखा जाए ज़्यादा किसका होगा, तो वो भारी हुआ और थोड़ा मोटो, मैं कह रहा हूँ आलसी आदमी बैठे रहे। अब आलसी खासी तो मोटे हो सी, ठीक है। तो सबसे अधिक द्रव्यमान तीनों मौलिक कणों की बात करें तो किसका होता है, न्यूट्रॉन का 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो एक चीज़ लिखी आप, ये मैं एक इंपॉर्टेंट बात और कर लिया। देखो एक ये तो कंसेप्टली आपका पढ़ा हुआ था, अब देखो अलग से एक बात कर लें कि आप एक शब्द देखिए, बहुत बार आपने परमाणु का भार होगा वो AMU में लिखा हुआ देखा होगा, AMU। जो एक तो सारा शब्द अंग्रेजी का हुआ है, समझ में आओगे नहीं। देखो AMU, इसका पूरा नाम तो अगर लिखना चाहें तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु के भार को या परमाणु के द्रव्यमान को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट करेंगे। और आजकल तो इसको शॉर्ट में केवल किस में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, U में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अब देखो तीनों का द्रव्यमान था ना, उस द्रव्यमान इनमें तो याद है, KG में तो अपन नॉर्मली पढ़ा अपन याद है, लेकिन अगर AMU में भी पूछ लिया जाए तब आपने दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, तो सब सेंटोफ्रेस खानी पड़ेगी और दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। तो याद कर लेना किस में बात कर रहा हूँ, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के अंदर अगर इनके द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0.00054 AMU होगा। प्रोटॉन की बात करें तो 0.00727 AMU होता है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो 0.00867 AMU होता है। तो जो ये AMU का जो द्रव्यमान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप विशेषकर याद कर लेना किसका कितना होता है। थोड़ा सा स्पष्ट अगर नज़र नहीं आए तो यहाँ पे कि बात आपने यही आपा की बात है और की कोई नहीं है, आपा नहीं करना कि नॉर्मली परमाणु द्रव्यमान आपने ये तो याद किया होगा, ठीक है। आजकल कुछ बुक के अंदर जो अपनी 9th 10th या 11th 12th वाली जो केमिस्ट्री की बुक होती है उसमें AMU एटॉमिक मास यूनिट में दिया होता है, इसके बारे में भी हम कभी डिटेल से बात करेंगे। तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक होना चाहिए कि पहले तो AMU का पूरा नाम क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 0.0054, प्रोटॉन का 0.0727 और न्यूट्रॉन का होता है 0.00867। तो ये यहाँ पर इनके लिए एक छोटी सी बातें थी, जो विशेष पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन अपना पुटअप हो सकता था वो मैंने बता दिया। यहाँ पर आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसके लिए हमने क्या बात की है। अब यहाँ से 3-4 बातें आपके लिए निकल के आ जाती है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दूँ कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, मौलिक कण 3 मानते हैं हम। इलेक्ट्रॉन, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूँ इसको एक बार, AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो इधर कि मौलिक कणों के भार का क्रम, क्या लिखा है, मौलिक कणों के भार का क्रम। तो सबसे पहले तो आपका माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो परमाणु का भार की बात करें इन तीनों की, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा मैं क्यों आलसी आदमी कौन है, आलसी न्यूट्रॉन है, खाओ पिए मौज मस्त। अब आलसी खासे पीसे मौज मस्त हो सी, जब वजन तो बढ़ना ही है,
वजन तो बढ़ना ही है। तो मौलिक कणों में सबसे अधिक भार किसका होता है? न्यूट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। और एक देखना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार तो लगभग बराबर से आप मान सकते हो। क्लियर होगी बात? अब यहाँ से एक बात तो समझ लें कि हम पढ़ेंगे नाभिक और उसका बाह्य, परमाणु का लगभग द्रव्यमान इन दोनों को ही माना जाता है, लेकिन इसका बहुत कम होता है। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान या लगभग द्रव्यमान किस में होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। एक बात तो आया रखने। दूसरी बात कि एक वैज्ञानिक है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना? 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की थी? नहीं फफूंद लिया हुआ आपने लिया, अपन तो याद करनी पड़े। फिर क्या ऑप्शन है? अंग्रेज चल गया, लेकिन अंग्रेजी उन छोड़ गया, आप अंग्रेजी छोड़ गया, आप पढ़ा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? खोज तो जे थॉमसन, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे आवेश की खोज किसने की थी? तो सुन लेना, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि R.A. मिलिकन, आपने नाम सुना होगा एक R.A. मिलिकन ने, किसकी बात कर रहे हैं हम? R.A. मिलिकन, बिलिकन नहीं बेटा, मिलिकन, यहाँ गलत बोल सकते क्या काम चल सी, मिलिकन। तो R.A. मिलिकन ने, अब प्रयोग तो एकदम इजी हो, तेल बूंद प्रयोग, तेल बूंद प्रयोग। तो R.A. मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर, R.A. मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, ही किसने बताया था? R.A. मिलिकन ने। कौन से प्रयोग के द्वारा? तेल बूंद प्रयोग के द्वारा। ठीक है। अब एक चीज और बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मैंने कहा कि देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ही लगभग द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को तो हम नगण्य मान सकते हैं। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना भारी होता है। कितना? 1836, 1836 की प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना भारी होता है। अभी काफ़ी और पॉइंट है इनके, तो कल की क्लास के अंदर, काल भी क्लास लेसे आप कंटिन्यू क्लास चलसी। अब शाम ने टाइमिंग थाने ध्यानी है, फिक्स टाइम है, तो इस टाइम अपनी क्लास चलेगी। तो आज की क्लास आप इतनी समाप्त करना, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर 2-1 बातें कर लिया, फिर क्लास ने समाप्त करा। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया और सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। और जी हाँ, ये टॉपिक आपने जो पहला टॉपिक है जिसमें परमाणु, इलेक्ट्रॉन, अणु, यौगिक, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बस नीचे बोलेंगे ना डिस्क्रिप्शन वाली लाइन, तो भी डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, नया बनाया है जनरल साइंस के लिए, तो बिना ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाए जो विषय है, जिससे जी हाँ वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए है। तो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो थाना भी के अंदर मिल जैसे बढ़म था हल कर की प्रैक्टिस कर सको। तो तैयारी कंटिन्यू रखनी है, नौकरी लागनी है कि नौकरी के पीछे घनी चीज़ें मिला करे, तो समझदार हो। बाकी तो आज की क्लास अठे समाप्त करा। जय हिंद, जय भारत।